क्या देश में एक के बाद एक सामने आ रही घटनाएं कई बड़े सवाल खड़े कर रही है? क्या भगवान के नाम पर चढ़ाए गए दान के कथित दुरुपयोग से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं? क्या E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार अब E25 पर अपने कदम धीमे करने जा रही है? आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्लॉक किए गए एक सोशल मीडिया अकाउंट को दोबारा चालू करने का आदेश क्यों दिया? आखिर इन सभी बड़ी घटनाओं के पीछे पूरी कहानी क्या है और देश भर में आज क्या क्या हुआ है? आइए बिना देर किए जानते हैं आज की सभी बड़ी और अहम खबरें विस्तार से। भगवान के नाम पर चढ़ाया गया दान किसी की ऐशो आराम की जिंदगी का जरिया बन सकता है? क्या श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा पैसा महंगे मोबाइल, आलीशान शादी और निजी शौक पूरे करने में खर्च किया गया है? अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े इस कथित चोरी के मामले में सामने आए खुलासों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को झकझोर दिया है। आइए जानते हैं आखिर जांच में क्या क्या सामने आया है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र से कथित करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में जांच के दौरान एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में शामिल अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में कथित तौर पर बताया है कि चोरी की गई रकम का बड़ा हिस्सा उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च किया है। सूत्रों के मुताबिक उसने अपने भाई की शादी पर लगभग 6 लाख रुपए खर्च किए हैं, दूसरे भाई को 5 से 6 लाख रुपए दिए हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगा आईफोन भी गिफ्ट किया है और उसके खाते में करीब 2.5 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर करीब 19 लाख रुपए निजी खर्चों में उड़ाए हैं, जबकि पुलिस दस्तावेजों के अनुसार उसके हिस्से में लगभग 20 लाख रुपए आए थे, जो सभी आरोपियों में सबसे अधिक बताए जा रहे हैं। इस मामले में कुल 8 गिनती कर्मचारियों पर दान पात्र से चोरी का आरोप है। अब जांच एजेंसियां बैंक खातों, संपत्ति और सभी वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि कथित चोरी की पूरी मनी ट्रेल सामने लाई जा सके और ये पता लगाया जा सके कि दान की रकम आखिर किन किन लोगों तक पहुंची है। फिलहाल ये सभी दावे जांच से जुड़े सूत्रों और पूछताछ में सामने आई कथित स्वीकृतियों पर आधारित है। मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। आपकी गाड़ी में भराया जा रहा पेट्रोल आने वाले समय में और बदलने वाला है। E20 पेट्रोल के बाद अब E25 की तैयारी हो रही है। आखिर क्यों माइलेज कम होने और पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचने की शिकायतों के बीच सरकार ने अपने अगले बड़े कदम की रफ्तार धीमी कर दी है? करोड़ों वाहन मालिकों की चिंताओं ने सरकार को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर आपके घर में बाइक, स्कूटर या कार है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी गाड़ी और भविष्य में मिलने वाले पेट्रोल पर पड़ सकता है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच अब सरकार E20 के बाद E25 यानी पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने की योजना को फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ाने के संकेत दे रही है। सरकार इस बदलाव को जल्दबाजी में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहती है। गौरतलब है कि शुक्रवार को सरकार ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन ये लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है और अब देश भर में E20 पेट्रोल को मानक ईंधन के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि E20 लागू होने के बाद बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने माइलेज कम होने और पुराने वाहनों के प्रदर्शन पर असर पड़ने की शिकायतें दर्ज कराई हैं। यही वजह है कि E25 को लेकर सरकार अब ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI की एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि E10 कंप्लाइंट पुराने वाहनों में E20 ईंधन का लगातार इस्तेमाल करने से फ्यूल सिस्टम के रबर पार्ट्स जैसे पाइप, गैस्केट, सील और ऑरिंग्स पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और भविष्य में इन्हें बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और ये फिलहाल सरकार तथा वाहन निर्माताओं के बीच तकनीकी चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। जानकारों के अनुसार एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता यानी कैलोरिफिक वैल्यू सामान्य पेट्रोल से कम होती है।
इसका मतलब यह है कि समान मात्रा में ईंधन जलने पर एथेनॉल पेट्रोल जितनी ऊर्जा पैदा नहीं करता है, इसके कारण माइलेज में गिरावट देखी जा सकती है। यही कारण है कि कई वाहन मालिकों ने ईंधन की खपत बढ़ने और पहले की तुलना में कम माइलेज मिलने की शिकायत की है। ARAI की स्टडी के मुताबिक E10 की तुलना में E20 ईंधन इस्तेमाल करने पर अलग अलग वाहनों में ईंधन की खपत लगभग 2 से 6% तक बढ़ सकती है, यानी गाड़ी पहले की तुलना में अधिक ईंधन इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट्स में 4 पहिया वाहनों पर की गई स्टडी के दौरान अलग अलग नतीजे सामने आए हैं। एक निर्माता के इंजन ने लगभग 400 घंटे की टेस्टिंग के बाद भी कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं दिखाई, जबकि दूसरे निर्माता के इंजन में लगभग 8 से 9 घंटे की टेस्टिंग के बाद एग्जॉस्ट वाल्व में थर्मोकेमिकल फेलियर देखा गया। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि इस तरह की खराबी के पीछे केवल E20 ईंधन ही जिम्मेदार हो, ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके अन्य तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि एक BS4 इंजन का प्रदर्शन E20 के साथ संतोषजनक रहा है, जबकि एक BS6 टर्बोचार्ज इंजन में अपेक्षाकृत कम समय की टेस्टिंग के दौरान तकनीकी समस्या दर्ज की गई है। वहीं दो पहिया वाहनों के मामले में 3 प्रमुख निर्माताओं ने द्वारा की गई टेस्टिंग में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई और E20 ईंधन के साथ उनका प्रदर्शन स्वीकार्य पाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार E20 ईंधन से वाहनों के धातु वाले पार्ट्स भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है और उत्सर्जन भी तय कानूनी सीमाओं के भीतर रहा है। दूसरी ओर सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कई जानकार लगातार ये कहते रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हुई वैज्ञानिक स्टडी में E20 पेट्रोल से वाहनों को गंभीर नुकसान पहुंचने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व CMD वर्तिका शुक्ला, बजाज ऑटो, TVS, मारुति सुजुकी, टोयोटा, किर्लोस्कर, हुंडई इंडिया और हीरो मोटरकॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम कई वर्षों की रिसर्च, परीक्षण और चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद लागू किया गया है। उनके अनुसार ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर लिया गया है। फिलहाल सरकार एक तरफ एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर वाहन मालिकों की चिंताओं, तकनीकी रिपोर्टों और उद्योग से मिल रहे फीडबैक को भी गंभीरता से ले रही है। यही कारण है कि E25 को लागू करने की दिशा में सरकार अब पहले की तुलना में अधिक सावधानी बरतती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में सरकार की अंतिम नीति तकनीकी अध्ययन, विशेषज्ञों की सलाह और विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर तय की जाएगी। क्या देश में सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और सरकारी कार्रवाई के बीच एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है? आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस X अकाउंट को ब्लॉक किया था, उसे दोबारा चालू करने का आदेश क्यों दिया गया? वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार में एक मंत्री के 4 करीबी अधिकारियों को एक साथ हटाए जाने से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उधर तमिलनाडु में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया है। कर्नाटक में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि सीमा सड़क संगठन यानी BRO में कथित भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने 11 राज्यों में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। आइए जानते हैं देश भर की आज की सभी बड़ी खबरें विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के X अकाउंट को दोबारा चालू करने का आदेश दिया है। यह आदेश पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्की की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया है कि अकाउंट इसलिए ब्लॉक किया गया था क्योंकि उसकी कुछ पोस्टों से नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों में भ्रम और अफरा तफरी फैलने की आशंका थी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि अब नीट परीक्षा समाप्त हो चुकी है, इसलिए सरकार की ये चिंता वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होगी। इसी आधार पर अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए X अकाउंट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया है। उधर केंद्र सरकार में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव के 4 करीबी अधिकारियों को एक साथ उनके पदों से हटा दिया गया है।
इनमें प्राइवेट सेक्रेटरी उमर सी, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार सी, आयुष सरन और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी सिद्धार्थ यादव शामिल थे। पर्यावरण मंत्रालय ने 3 जुलाई को अलग अलग आदेश जारी किए थे, लेकिन इन बदलावों के पीछे की वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। उमर सिंह को उनके मूल विभाग राजस्व विभाग वापस भेज दिया गया है, जबकि शैलेंद्र कुमार सिंह को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT में भेजा गया है। आयुष सरन को हटाने संबंधी आदेश की प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और DOPT को भी भेजी गई है। इस बीच तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अरियामंगलम इलाके में मंगलवार को एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी झपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरम जिले में नेशनल हाईवे 44 पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी APSRTC की एक बस चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में चालक लक्ष्मण और 75 वर्षीय यात्री उमाकांत यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दूसरी ओर सीमा सड़क संगठन यानी BRO में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस मामले में 4 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के अधिकारियों सहित कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। CBI के अनुसार मामला लद्दाख में BRO के प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक से जुड़ा हुआ है। आरोपी की कैजुअल मजदूरों की नियुक्ति में अनियमितताएं की गई हैं और फर्जी मजदूरों के नाम पर सरकारी धन का भुगतान किया गया है। जांच एजेंसी इस मामले में सरकारी धन के गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच कर रही है। इसी बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति वाले दिन पदोन्नति मिलती है और वे उसी दिन वैध रूप से नए पद का कार्यभार ग्रहण कर लेता है, तो उसे उसी तारीख से सभी प्रमोशनल और पेंशन संबंधी लाभ दिए जाएंगे।